ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है रूल फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यहाँ पर बेसिकली 4 रूल्स हैं जिन्हें हमें समझना है कि अगर रेस कैसे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी। ठीक है, यानी कि रेस किसी भी मिरर पर कैसे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे बैक होगी, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऊपर 4 रूल है। रूल कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। पहला रूल क्या है? इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, और अपीयर टू पास फोकस फॉर द कॉन्वेक्स। सिमिलरली यहाँ पे इफ द लाइन आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then after reflection it appear to passes from the focus। कॉन्वेक्स के लेंस में वो फोकस से जाती नहीं है, जाती हुई अपीयर होती है। क्लियर है, यानी कि पैरेलल आएगी तो फोकस से। सेकेंड रूल क्या है? इफ द रेज आर इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि रूल फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है ये। यानी कि अगर रे फोकस पर आती हुई लग रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बाउंसिंग बैक हो जाएगा, यानी कि अपने ही वे पर पाथ पे वापस से रिटर्न हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी है। अगर कॉन्वेक्स मिरर में रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बाउंसिंग बैक हो जाएगा, वापस से अपने वे पे चला जाएगा। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल क्या है? अगर वो पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये तो रूल रिफ्लेक्शन का रूल भी है। यहाँ भी वही केस है, जितने एंगल पे वो पोल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे पोल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओवरऑल 4 रूल कैसे हैं? पहला रूल, पैरेलल इंसिडेंट होगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से इंसिडेंट होगी तो पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो नो चेंज, और पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर आपके चारों रूल क्लियर है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को समझने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ, देखिए ये प्लेन मिरर है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपके दिमाग में वो चारों रूल हैं तो आइए उन रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्ट से रे एक निकल रही है जो कि परपेंडिकुलरली प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है, तो परपेंडिकुलर आएगा तो नॉर्मल वैसे ही वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं एक रे और निकाल रहा हूँ और इस रे यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ रूल हमारे काम आएगा। जितने एंगल पर आया है उतने ही एंगल पे क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट। तो जरा बताइए, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कभी काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी। तो इमेज कैसे बनेगा? जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को भी और इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को भी, तब जाकर वो एक दूसरे को जहां पर काटते हुए अपीयर होंगे, रियलिटी में तो काट नहीं रहे, जहां पर काटते हुए अपीयर होंगे वहीं पर हमारा इसका क्या बनेगा? इमेज। ए डैश बी डैश, दैट्स योर इमेज। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, अगर आपने कोई और रे को भी अप्लाई कर दे, सपोज करो यहाँ पे एक रे गिरा रहे हैं, तो जितने एंगल पे वो आएगा उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। आप जब इसे भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी आपका उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ही काटेगा। तो हमें क्या पता चला कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो आपका एक्चुअल में रेस के कटिंग से नहीं होता, अपीयरिंग से होता है ना। वो एक्चुअल में काट नहीं रहा है, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है।
तो याद रखिए कि जब भी हमें इमेज के बारे में बताना होता है तो हम 4 चीजों को बताते हैं। काउंट कीजिए अपने उंगली पर, 4 चीजें। पहला, इमेज कहाँ बन रहा है, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा, नेचर ऑफ इमेज के अंदर 3 लोग आते हैं। दूसरा, हमें बताना होता है कि इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तीसरा, हमें बताना होता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल, ये बताना होता है। और चौथा, हमें उसकी साइज को बता देना होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी साइज क्या है। ठीक है, हमेशा ये 4 चीजें आपको बतानी है। आगे हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, उनमें भी इन्हीं 4 चीजों को फोकस करेंगे। तो बारी बारी समझिए। पहला देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। एंड जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी फॉर्म होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी होती है इमेज की भी उतनी दूरी होती है। ठीक है, ये हमारा पोजीशन ऑफ मिरर हो गया। दूसरा, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड। आप इमेज देखकर बता सकते हो वो सीधा बन रहा है कि उल्टा। इरेक्ट है तो इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इरेक्ट। तीसरा आंसर, रियल है कि वर्चुअल। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली एक दूसरे को कट करते तो रियल इमेज बनता, बट यहाँ पर एक्चुअली तो कट किया नहीं, अपीयर हो रहा है, सो दैट वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर से, वर्चुअल इमेज। और साइज की बात करें तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का भी बनता है। यानी कि इक्वल साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज भी उतनी बड़ी बनती है प्लेन मिरर में। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कहा, बिहाइंड द मिरर इक्वल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। 4 चीजें हो गई। यहाँ पे देखिए हॉट पॉइंट से हमारा प्लेन मिरर से क्या क्या हॉट पॉइंट है वो समझ लीजिए। पहला, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है। दूसरा, प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर होता है और फोकल लेंथ स्मॉल एफ जो होती है वो दोनों के दोनों क्या होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों इनफाइनाइट होता है। तीसरा, इमेज जो बनता है प्लेन मिरर से वो हमेशा सीधा और इक्वल साइज का बनता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस बनते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 5वां केस है और ये रहा आपका 6वां केस। 6 केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एट एफ एंड व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं, आपको ये याद रखना है। और हर एक केस में वो चारों पॉइंट हम लोग बताएंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, इरेक्ट इन्वर्टेड, रियल वर्चुअल एंड साइज ऑफ इमेज। यानी ये 4 चीजें आपको हर बार बतानी है, यही आपका मेन एम रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि कॉनकेव मिरर में 6 केस क्यों बन रहा है। आखिर इसके फिगर डायग्राम में ऐसा क्या है कि 6 केस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। तो पहले आप उस चीज को समझ लीजिए, फिर हम लोग बारी बारी इन सभी केसेस को डिस्कस करेंगे। पहले समझ लीजिए, एक्चुअल में जो कॉनकेव मिरर होता है वो हॉलो स्फेरिकल ग्लास का आउटर पार्ट को कोटेड किया जाता है, जिसकी वजह से इसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह बिहेव करता है। और इनर पार्ट ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने रखते हैं, और कॉनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ही एफ बन जाता है और सामने ही आपका सी बन जाता है। रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ही आपका सी और एफ बन जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर 6 केस बनते हैं। पहला केस जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो, दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं पे पुटअप कर दिया जाए, तीसरा जब ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया जाए,
चौथा जब वो सी और एफ के बीच में आ जाए, पांचवा जब वो एफ पर आ जाए, और छठा जब वो एफ और पी के बीच में आ जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये समझिए। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हॉलो स्फीयर होता है उसका इनर पार्ट हम लोग कोटेट करते हैं, इसमें आउटर पार्ट को कोटेट किया जाता है, इसमें इनर पार्ट को। इनर पार्ट को कोटेट करने की वजह से इसका सी और एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बिहाइंड द मिरर बनते हैं। बिहाइंड द मिरर बनने की वजह से रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखने पर केवल दो ही सिचुएशन बन पाती है। हमें इसकी तरह 6 सिचुएशन नहीं मिलते क्योंकि इसका सी और एफ बिहाइंड द मिरर है, लेकिन कॉन्केव मिरर में सी और एफ इन फ्रंट ऑफ मिरर है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, इस केस में केवल दो ही बनते हैं। पहला जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, और दूसरा जब वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल दो ही केस बनेंगे। क्यों बनते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं? इसका सी और एफ बिहाइंड द मिरर बनता है, जबकि कॉन्केव मिरर में 6 केस बनते हैं। इसका रीजन है कि इसका सी और एफ रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ बनता है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी हम लोग 6 केस को समझते हैं ना। कॉन्केव में आपके दिमाग में वो चारों रूल याद होने चाहिए। कौन से रूल? पहला, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। दूसरा, फोकस है तो पैरेलल जाएगा। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नो रिफ्लेक्ट मतलब नो डाइवर्शन, जैसे आएगा उसी वे पे चला जाएगा। और चौथा, पोल पर जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है उतने एंगल से क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर हमको ये चारों रूल याद है इमेज बनाने के, तो हम लोग इन सभी को बिना मेमोराइज किए और परफेक्शन के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। पहला ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एज इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे रखे हुए जो रे ऑब्जेक्ट होता है, जब इससे रेस निकलती है तो वो रेस कैसी मानी जाती है? पैरेलल। अगर हम बस इस सेक्शन को देखें तो बहुत दूर से आने वाली जो रेस होती है वो क्या होती है? याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उससे आने वाली रेस को पैरेलल माना जाता है। तो अगर हम पैरेलल मान लेते हैं तो यहाँ पर दो केसेस राइज होगा। अगर पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऐसे आ रही है, ये हमारी पैरेलल रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी एक दूसरे को कहां कट करेंगे? फोकल प्लेन पर। यहां पर हमारा इमेज बनके दिखेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उससे जो इमेज बनता है वो आपका फोकस पे नहीं बनता। कहाँ बनता है? फोकल प्लेन पर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सपोज कीजिए, देखिए ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल का पहला रूल याद है कि नहीं? पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती हैं? फोकस से। बस यहीं से टकराकर फोकस से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब के सब फोकस पर आकर एक दूसरे को क्या कर देंगे? रियली कट करेंगे, एक्चुअली कट करेंगे। यानी कि जो इमेज यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा? रियल। तो आइए चारों पॉइंट। पहला, इमेज कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर एट एफ, फोकस पर बनता है। दूसरा क्या था? इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो इस केस में क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले जो हम लोगों ने ऐसे वाली रेस गुजारी थी वो आपका नीचे की तरफ काट रहा था, यानी कि इन्वर्टेड इमेज हमें बनता है। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट से वेरी स्मॉल लाइक पॉइंट, बहुत ही छोटा बनता है इमेज ना। और चौथा हमारा क्या होता है? ये रियल की वर्चुअल, ये वर्चुअल होता है। सॉरी, रेज एक दूसरे को कट किया है ना, इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। ठीक है,
यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहते हैं तो ये 6 केस हमारे सामने, अरे ये पहला केस बनेगा जिसमें चारों पॉइंट ये है। इन फ्रंट ऑफ मिरर एट एफ, इमेज का पोजीशन हो गया। दूसरा वो इन्वर्टेड होता है, दैट मीन्स उल्टा बनता है। तीसरा बहुत ही छोटा लाइक ए पॉइंट, और चौथा जो है वो रियल बनता है। आइए ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी को समझते हैं ना। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हो सी के पीछे, फिर से वही 4 रूल को अप्लाई करेंगे। कोई भी 2 रूल से हम इमेज को बना सकते हैं। हमारे पास 4 रूल है जिनमें से कोई 2 का यूज कर लेंगे। देखिए पहला रूल, मैं एक वेव गुजार रहा हूं पैरेलल, तो कहां से जाती है वो? फोकस से। याद रखिए पॉइंट्स को, भूल जाते हैं आप लोग। और दूसरा जो रे मैं गुजार रहा हूं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? अपने ही वे पर वापस बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, ये 2 रूल हमने इस्तेमाल किए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो क्या पता चला कहां पर एक दूसरे को रेस कट करेंगे? यहां पर, इसी जगह पे हमारा क्या बन जाता है? इमेज। यहीं पे हमारा इमेज बन जाता है। ठीक है, देखिए इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये ऑब्जेक्ट रहा, 2 रूल हमने यूज किया और इमेज को फॉर्म कर लिया। इसके भी 4 रूल। पहला क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। दूसरा हमारा क्या है? देखो ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड? इन्वर्टेड, उल्टा है ये हमारा। तीसरा हमारा क्या है? स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी बन रही है, स्मॉल साइज। और चौथा हमारा क्या है? रियल की वर्चुअल, एक दूसरे को कट कर रही है, दैट मीन्स रियल इमेज। ठीक है, ये केस क्लियर हुआ। चलिए आइए तीसरे केस को समझिए। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट को इसी जगह पे रख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज फॉर्मेशन करते हैं। पहला पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा? फोकस से होता हुआ। दूसरा फोकस से जाएगा, रूल 2 फोकस से जाएगा, तो कैसे बन जाता है? पैरेलल। जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करती है वहीं पे हमारा क्या बन जाता है? इमेज। ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा क्या है? इमेज है। कोई 2 रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। मैंने 2 रूल का यूज किया। पहला पैरेलल गया तो फोकस से, दूसरा फोकस से गया तो पैरेलल। इससे हमारा इमेज बन गया। आइए बात करते हैं इसके भी 4 पॉइंट्स की। पहला कहां बन रहा है? इमेज एट सी, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट सी। दूसरा इरेक्ट है कि इन्वर्टेड? इन्वर्टेड है ये भी। तीसरा हमारा कहां पर है? साइज क्या है इसका? ऑब्जेक्ट के बराबर है, छोटा है, बड़ा है? तो इस केस में ऑब्जेक्ट की इक्वल साइज आता है। इक्वल साइज, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा इमेज उतनी बड़ी ही बनती है। और चौथा हमारा क्या है? वर्चुअल की रियल? रियल पता है ना, रेज एक दूसरे को कट कर रही है। तीसरा केस है जब वो सी एंड एफ के बीच में हो। तो आइए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। पहला रे पैरेलल, तो कहां से होकर जाएगा? फोकस से। ठीक है, दूसरा रे हम गुजारेंगे फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाता है? पैरेलल। जब आप इन दोनों कटिंग पॉइंट को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका इमेज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच हो तो उसका इमेज सी और बिहाइंड सी बनता है। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा? इमेज आपका बनता है बियॉन्ड सी, सी के सामने। इन फ्रंट ऑफ मिरर ये भी है लेकिन सी के पीछे बनेगा, सी के आगे बनेगा। दूसरा हमारा क्या था? ये भी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और तीसरा हमारा क्या है? साइज में बताओ। देखो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी, इमेज इतना बड़ा है, तो बिग साइज।
और रियल है कि वर्चुअल, ये भी आपका रियल का केस है। ठीक है, ये चारों पॉइंट इसके भी हो गए। याद रखिए इमेज फॉर्मेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मिरर बनाने के साथ साथ ये ध्यान देना है कि P और C और F सब बराबर रहे, जैसा रूल है। रूल क्या है, F एकदम इसके बीचों बीच होना चाहिए। वैसे बनाकर जब आप इसे अच्छे से बनाएंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट फिगर बनने को मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए घर पर इसकी। तीसरा है ऑब्जेक्ट एट F। अगर ऑब्जेक्ट F पर हो तो चलिए प्लेस करते हैं। पहला, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट F पर। कैसे रे गुजारे, पहला रे गुजारते हैं, रूल फर्स्ट का यूज किया, पैरेलल आएगा, फोकस से गया। ठीक है, दूसरा रूल इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रे ऑब्जेक्ट फोकस पर ही है, तो ऑब्जेक्ट फोकस पर होने की वजह से हम रेस को फोकस से नहीं गुजार सकते। तीसरा यूज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होता हुआ पहले रे ऐसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद उसी रे पर वापस आएगी और ऐसे ही चलती चली जाएगी। कहां पर काटेंगे, देखिए ये दो लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल हो जाने से ये दोनों रेज एक दूसरे को कहां पे काटेंगी, इनफाइनाइट पर। पता है ना, पैरेलल रेज एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करती है। तो हमारा इमेज कहां बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर एट इनफाइनाइट। कटेगा लेकिन इनफाइनाइट पे कटेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंट ऑफ मिरर एट इनफाइनाइट। दूसरा चीज है ये भी इन्वर्टेड है, नीचे की साइड ही आकर कटेगा, दैट्स वाई इन्वर्टेड है। वेरी बिग साइज, बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइटली बिग साइज बनेगा, तो बिग साइज, वेरी बिग साइज है। ठीक है, और लास्ट रियल की वर्चुअल, कटेगा इनफाइनाइट पर, तो जब काट देगा वहां पे रियल बन जाएगा, यानी कि ये हमारा रियल का केस है। ठीक है, और अब लास्ट केस है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, दैट्स मींस फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। पहला केस, पहला रूल यूज करते हैं, रूल फर्स्ट, पैरेलल ले आएगी तो फोकस से चली जाएगी, डन। दूसरा रूल मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि फोकस पीछे चला गया, अगर रे पीछे आएगी तो मिरर से टकराएगी ही नहीं। ठीक है, तीसरे रूल को यूज करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग इसके लाइन पर मिलाते हुए ना, यहां देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऐसे जाएगी और टकराकर वापस ऐसे चली जाएगी। देखिए ये दोनों रे एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि आगे जाकर ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, यानी कि रेस कभी भी एक दूसरे को एक्चुअली कट नहीं करेगी। तो इस केस में इमेज कैसे बनेगा, फिर हम रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से जब ये बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगी, और जहां पर काटेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये कौन सा इमेज है, आप ध्यान दीजिए, कॉनकेव के 5 केस में इमेज फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा था, बट ये छठा केस है जिसमें बिहाइंड द मिरर बन रहा है। आपको ये केस काफी अच्छा है, इसे स्पेशली दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रहेगा तो इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनता, बिहाइंड द मिरर बनता है। एक्चुअल में काट नहीं रही है। ठीक है, चलिए इसके चारों पॉइंट बताते हैं। पहला, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन है इसकी। दूसरा क्या है, रियल है कि इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट है कि इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं इमेज सीधी बन रही है, ये इरेक्ट का केस है। और चौथा साइज बड़ा बन रहा है, बिग साइज। और चौथा जो हमारा है इसका क्या, रियल है कि वर्चुअल, वर्चुअल। तो क्या याद रखने वाली बात मिली, 5 केस में आपका रियल इमेज बन रहा था, बट ये छठा केस आपका वर्चुअल हो गया, यानी कि कॉनकेव का 6 केस वर्चुअल का केस होता है, इरेक्ट का केस होता है, बिहाइंड द मिरर का केस होता है। बाकी 5 केस में आपका रियल का केस है, वर्चुअल रियल का केस है, इन्वर्टेड का केस है और इन फ्रंट ऑफ मिरर का केस है। तो यहां से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कॉनकेव के कौन से केस में, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि वर्चुअल इमेज बने।
तो आपको पता होना चाहिए इमेज कहाँ बनेगा, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए, एफ और पी के बीच में। इस तरह से कॉनकेव मिरर के ये 6 केस हमारे सामने हुए। आपको याद रखने वाली जो चीज है वो आपको एक चार्ट बनाना चाहिए 6 केस का, और इन्हीं 4 पॉइंट्स को बना बना के लिखना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से समझेंगे। कॉनकेव के हो गए 6 केस, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस बनते हैं। क्यों 2 केस बनते हैं, आपको मैंने अभी हिंट किया था ना। ऐसा इसलिए होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो एफ और सी है वो मिरर के बिहाइंड होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस के पीछे बनता है, जबकि कॉनकेव के केस में रिफ्लेक्टेड सरफेस के आगे बन रहा था। दैट्स वाई वहां पर 6 केस और यहाँ पर केवल 2 केस। कौन 2 केस, पहला ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट और दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पोल, पोल के सामने हो। ठीक है, तो चलिए पहला इनफाइनाइट है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उससे आने वाली रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल रेज पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती हैं, पोल से। बट यहाँ पे मिरर के पीछे जा नहीं पाएगा तो वो अपीयर होगा पोल से जाता हुआ। रियलिटी में तो वो स्कैटर्ड कर रहा है, रे आपके फैल जाएंगे, और जब इन सबको बैक करेंगे तो वो सब के सब कहाँ पे मिलेंगे, एक दूसरे को फोकस पर मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल रेज ऑलवेज फोकस से। तो क्या 4 केस इसमें बनेंगे। पहला आपका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर एट एफ। इसमें बिहाइंड मिरर का केस है, इन फ्रंट नहीं, बिहाइंड मिरर एट एफ। दूसरा क्या है आपका, इरेक्ट का केस बनेगा। तीसरा आपका वेरी स्मॉल साइज लाइक ए पॉइंट, आप देख सकते हैं ऐप पर बहुत ही छोटा पॉइंट की तरह मिल रहा है, वेरी स्मॉल साइज। और चौथा हमारा केस है आपका रियल है कि वर्चुअल, एक दूसरे को काट तो रही नहीं है, ये तो स्कैटर्ड हो जा रही है, फैल रही है, ये काटती हुई अपीयर हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर कैसा केस बनता है, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पोल, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पोल, पोल के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये दूसरा केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोल के सामने है तो आइए चारों रूल को यूज करते हैं। पहला पैरेलल रे गुजारेंगे, कैसे जाती है, फोकस से अपीयर होती हुई जाएगी इस केस में, क्योंकि फोकस इसका पीछे चला गया है। और दूसरा हम लोग गुजारते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अपीयर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जैसे ही वो सरफेस पे टकराएगी, इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगा, वापस अपने रेज पे निकल जाएगी। ये दोनों रेज भी कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करेंगी। और इमेज कैसे बनेगा, जब हम इन्हें पीछे की ओर बनाएंगे तो यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई अपीयर हो रही है, तो यहीं पर हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसके चारों पॉइंट आप बताइए। पहला कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड मिरर बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा केस हमारा क्या है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, आप देख सकते हो वो इरेक्ट है। तीसरा केस है स्मॉल साइज बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज काफी छोटा है, स्मॉल साइज है हमारा। और चौथा केस है वर्चुअल, ये भी वर्चुअल का केस है। बस कॉन्वेक्स से यही 2 केस बनते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या पता चला, केवल 2 केस और दोनों में वर्चुअल, यानी कि 2 मिरर ऐसे हैं जो वर्चुअल केस को देते हैं। आपका प्लेन मिरर भी केवल वर्चुअल इमेज बनाता है और ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लेन मिरर वर्चुअल के साथ इक्वल साइज बनाता है, बट कॉन्वेक्स वर्चुअल के साथ स्मॉल साइज बनाता है। इससे हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम द मिरर विच मेक्स ऑलवेज स्मॉल साइज इमेज। तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉल साइज बनाता है। ऑलवेज इक्वल साइज इमेज प्लेन मिरर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। कॉन्वेक्स में बस 2 केस क्यों होता है ये भी क्लियर हो गया। इसके चारों पॉइंट आपको याद रखने, इनको एक चार्ट की तरह बना लीजिए। तो अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट का साइन क्या लेंगे, किसे पॉजिटिव मानेंगे किसे नेगेटिव मानेंगे, इस बात पे डिस्कस करना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे और फिर वहां पर देखेंगे।
तो पहले देखिए ये हमारा फिलहाल के लिए हमने कॉनकेव मिरर बना दिया है। कॉनकेव मिरर पोल के, आपने क्लास 9 में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना, जस्ट लाइक सेम उसी को माइंड में रखिए। पोल के लेफ्ट साइड में, सॉरी पोल के राइट साइड यानी इस साइड में अगर कुछ बनेगा तो वो निगेटिव लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग यहां रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे हमें, ये जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे इमेज हो, चाहे फोकल लेंथ, सबके सब पोल के रिस्पेक्ट से मेजर करते हैं। पोल से कितना दूर है, पोल से कितना दूर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट को हमें निगेटिव लेना है। अगर पोल के उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, पोल से अपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और डाउन में जाएंगे तो निगेटिव। इस बात को याद रखिए, एकदम जस्ट लाइक कार्टेशियन प्लेन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन 5-6 पॉइंट से इन पे जरा नजर करिए। देखिए पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय यू। हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज जो मैंने कोई केस ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब ऑब्जेक्ट की पोल से ये जो डिस्टेंस होगी इस वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। डन। और इट इज ऑलवेज टेकन निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव लेना है आपको। क्यों, पता है ना, पोल के इस साइड बन रहा है और इस साइड निगेटिव लेना है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाय वी। डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स साइन डिपेंड ऑन केस एंड मिरर। और इसका साइन डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस पढ़ रहे हैं और कौन से मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर हम प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमेशा v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों, पता है ना, केस याद कीजिए, कॉन्वेक्स में भी बिहाइंड द मिरर बन रहा था और प्लेन मिरर में भी बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे और उस साइड में पॉजिटिव। लेकिन कॉनकेव में डिपेंड करता है केस पर। अगर छठा केस है तो पॉजिटिव आएगा और बाकी 5 केस में निगेटिव आएगा कॉनकेव के केस में, ठीक है। तीसरा क्या है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और अगर प्लेन मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स का जो स्फीयर बनता है वो इस साइड बनता है, जिसकी वजह से C और F बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर में पॉजिटिव, ठीक है। जबकि कॉनकेव में C और F फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, इधर बनता है। और फ्रंट ऑफ मिरर के केस में दैट्स मींस इस साइड बनने की वजह से वो क्या लेना पड़ता है, निगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव लेना है। अगला क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन और केस पर। अगर आपका प्लेन और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही बन के आएगा इमेज, क्योंकि दोनों ही केस में सीधा बन रहा था, इरेक्ट इमेज बन रहा था। प्लेन मिरर में भी इरेक्ट बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी इरेक्ट बनता है। अगर कॉनकेव मिरर रहेगा तो वहां पर छठवें केस में I की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी 5 केस में निगेटिव आएगी, क्योंकि बाकी 5 केस में वो आपका डाउनवर्ड यानी कि इन्वर्टेड बन रहा था। आपको दिमाग में ये पॉइंट्स को याद में रखना है, ठीक। अब शुरू करते हैं आपका मिरर फार्मूला। देखिए मिरर फार्मूला समझने के लिए आप इस फिगर को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर का यूज किया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिरर फार्मूला में मैंने कॉनकेव का ये कौन सा केस लिया है, ठीक है। ये फिगर देखकर आपको बताना है ये कौन सा केस है। 6 केस होते हैं कॉनकेव के, ये कौन से केस को मैंने बनाया। सब देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। इमेज का पोल से डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस के पोल से फोकल लेंथ होता है स्मॉल f, और ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला ड्राइव होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा मिरर फार्मूला है, यही आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यही आपको पढ़ना है। इसी पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। एज वी नो दैट, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इसका जब हम यहाँ पे f की जगह r/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/r = 1/v + 1/f। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्टेड रूप है और कुछ नहीं है। यही हमारा मिरर फार्मूला है, ठीक है। 1/f = 1/v + 1/u।
इसमें हम लोग साइन के साथ वैल्यू को रखते हैं, प्लस माइनस को देखते हुए। ऑब्जेक्ट है, कौन सा लेंस है और कौन सा मिरर है, कौन सा वो है, इसको ध्यान में रखते हुए। अगला टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर जो इमेज बनाता है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसी को उस मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स m इक्वल टू आई बाई ओ। हाइट ऑफ इमेज को I से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से। डन। देखिए यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फिगर बनाया है मैंने। ये फिगर आपको क्या बता रहा है कि मिरर से ये ऑब्जेक्ट है ये। देखिए यहाँ पे मैंने रूल फर्स्ट और रूल 4 का यूज किया। रूल फर्स्ट क्या था, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, और फोर्थ क्या था, पोल पर जितने एंगल पर आता है उतने एंगल से चला जाता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए फ्रॉम फिगर एंगल बीपीए दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल आई और एंगल बी डैश पी ए डैश दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग एंगल आर। ये दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा। और एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, है ना। तो अगर हम इसके लिए बात करें आई के लिए, तो आर्क का काम ए बी करेगा और रेडियस कौन होगा, ए पी। तो फॉर एंगल बी पी ए बी अपॉन में ए पी। क्लियर कर लीजिए, एंगल अपॉन में आर्क अपॉन में रेडियस फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूले से हम ये बात लिख रहे हैं। आर्क कौन होगा, ए बी होगा और रेडियस कौन हो जाएगा, ए पी। इसी तरह दूसरे वाले के लिए आर्क कौन है, ए डैश बी डैश माइनस साइन नीचे की तरफ बन रहा है और ए डैश पी, ये हमारा रेडियस का वर्क करेगा इस वाले ट्रायंगल में। फिगर से देखो, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ए पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज आई, और ए डैश पी क्या है, हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज v। ठीक है, यहां से देखिए v को o को नीचे कर दिया, v ऊपर चला जाए तो माइनस v बाई यू बराबर आई बाई ओ। इसका और इस फॉर्मूले का यूज कर दे तो लीनियर मैग्निफिकेशन का कंबाइंड फॉर्मूला बनता है m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस v बाई यू। ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिखे हैं जिन्हें हम बारी बारी 1 बाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल लगाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आराम से रीड करके अपना गिवन लिखिए। ठीक है, हम लोग देखिए पहला सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसे नोटिस कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या हमें गिवन, इसमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और पढ़कर देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेमी अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर से 25 सेमी दूर रखा हुआ है। ये 25 सेमी क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है ना। तो क्या गिवन में u इक्वल टू माइनस 25 सेमी बताया ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लेना है। आगे बढ़िए, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेमी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है। तो और क्या दिया है, f इक्वल टू प्लस 10 सेमी, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का फोकल उधर बनता है, दैट्स वाई प्लस, कॉन्केव रहता तो माइनस क्योंकि इधर बनता है। u और f दिया हुआ है और क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आसानी से लगा लिया जाए। u और v दिया है, u और f दिया है, v निकालना है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन u। वैल्यू रख दीजिए, f की जगह पे 10, u की जगह पे माइनस 25, इधर आएगा तो प्लस 25। एलसीएम ले लो,
10 और 25 का एलसीएम 50, 50, यहाँ 50 बनाना है तो 5 और वहां पे 50 बनाना है तो 2 इक्वल टू 1/v। सिंप्लीफाई करेंगे 7/50 ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 50/7। पॉजिटिव में आ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू आप निकाल के देख लेना, ठीक है, कितना आएगा 7.1 समथिंग करके आएगा। हमारा ये आंसर सही है, हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने ये जो आंसर निकाला है वो सही है। वो कैसे निकलेगा, जब आपके दिमाग में केस चल रहे होंगे। कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स में 2 ही केस होते हैं, दोनों उधर ही बनते हैं इमेज, और हमारी वैल्यू देखिए पॉजिटिव आ रही है, इसका साफ मतलब है कि इमेज पीछे बन रहा है, तो ऐसे ही हमारा वैल्यू सही हो गया। अगर ये v की वैल्यू निगेटिव आती तो हम तुरंत समझ जाते कि हमने कहीं पे क्या किया है, एरर किया है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जगाइए, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस बात का कॉन्सेप्ट को दिमाग में जरूर लेके चलिए। मैंने कॉन्सेप्ट को भी रखा हुआ दिमाग में। हमें पता है कि कॉन्वेक्स में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इमेज पीछे बनता है, और सिंप्लीफाई करने पे पॉजिटिव आ भी रहा है, दैट्स मीन्स हम सही कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इमेज जब भी बनता है या तो फोकस पर बनता था या तो फोकस और पोल के बीच में, कॉन्वेक्स के केस में, यानी कि फोकस से कम डिस्टेंस होनी चाहिए, और 7 सेमी आ भी रहा है जो कि सही है, 10 सेमी फोकस है ना, तो या तो 10 आ सकता था या तो 10 से कम, और हमारी v की वैल्यू आ भी रही है 10, क्योंकि केस है हमारे पास, 2 केस था, और जब भी रहेगा 10 या 10 से कम होना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो अब नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स का केस याद करिए, तो चारों पॉइंट बता देंगे। बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल, दूसरा क्या था, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल साइज। ये आपको केस से बता देना है। नेचर की बात करेंगे तो यहाँ नेचर लिख के अपने से बता देंगे अगर आपके दिमाग में केस चल रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। इज दिस करेक्ट, रॉन्ग, -32 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनता है, भूल गए आप लोग, ध्यान दीजिए। तो -32 सेंटीमीटर। और अब फॉर्मूला लगा लेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए, एफ बराबर क्या था, r/2 का। r की जगह -32/2 कैंसिल आउट कर देगा, f की वैल्यू आ जाएगी -16 सेंटीमीटर। देखिए f निगेटिव आ भी रहा है, और हमें पता है कॉनकेव मिरर में f निगेटिव आना चाहिए। हो गया सही। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को कठिन बनाएंगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। नोट्स बनाइए, ठीक है, टॉपिक्स को पढ़िए और नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आइए गिवन लिखते हैं पहले अपना। क्या बोला है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज -1। व्हाट इज मीन दिस। एक मिरर का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और पूछ रहे इसका मतलब क्या है। तो m की वैल्यू दी हुई है -1। m बराबर क्या होता है, I/O, -1, o उधर चला जाएगा, I बराबर -O। क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होगी। माइनस का मतलब है इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा बनेगा, तभी ना ये प्लस और ये माइनस आ रहा है। ये माइनस इधर चला जाएगा तो -I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हैं और इन्वर्टेड है। इससे बताइए मिरर कौन सा है, इस क्वेश्चन में ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेन मिरर है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 3 में मिरर कौन सा है, ठीक है, और कौन सा केस है, कौन से मिरर का कौन सा केस है, ये भी आपको बताना है, जिसमें आपका इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर आ रहे हैं और अपोजिट बन रहे हैं, यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन पे जरा फोकस कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन निकालना है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेमी। तो सॉल्यूशन में गिवन कौन बता रहा है, फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी दी हुई है, -10 सेमी। क्लियर है, कॉनकेव मिरर है, दैट्स व्हाई। एंड ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेमी अवे, u की वैल्यू दी है, u इक्वल टू -25 सेमी।
मिल गया। जैसे ही आपको एफ और यू दोनों मिल गए, फॉर्मूला लगा लीजिए मैग्निफिकेशन का। m इक्वल टू क्या था, f अपॉन में f माइनस यू। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। -10 f की जगह पर -10, u की जगह पे -25 रखेंगे। -10 यहाँ पे +25, ऊपर -10 और नीचे कैंसिल आउट होगा 15, काट देंगे तो आएगा -2/3, यानी m की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, ये हमारा केस हो गया। इस तरह से देखिए हमने इस सवाल का मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया। तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, आप अगर हार्ड बना लोगे अपने लिए, यदि आपने नोट्स नहीं तैयार किए और कायदे से वीडियो को नहीं देखा। वीडियो को रोक रोक कर टॉपिक को समझ समझ के रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, इस तरह से हमारे चैप्टर का द एंड हो गया। चलिए एप्लीकेशन ऑफ मिरर समझ लेते हैं। प्लेन मिरर तो यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल घरों में। अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहला यूज बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में होता है पीछे देखने के लिए। दूसरी चीज लाइट को स्कैटर करने के लिए, फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए भी, क्योंकि कॉन्वेक्स की खास बात है वो लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। तो इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं दांत देखने में, डॉक्टर जो यूज करते हैं। और कहाँ कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग लाइट को कन्वर्ज करने में करते हैं, क्योंकि कॉनकेव ये होता है और कॉनकेव मिरर ये है आपका। तो जब लाइट इस पर आएगी तो वो सभी लाइट को क्या कर देता है, एक पॉइंट पर मिला देता है। यानी कि लाइट को कन्वर्ज करने के लिए कॉनकेव मिरर का और डाइवर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। पीछे देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं और दांत को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कैसे पता करेंगे कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव मिरर है, कैसे पता करेंगे। सपोज कीजिए, देखिए मेरे पास ये मिरर है। अगर आपने इस मिरर को छुआ, आंख बंद करके आप इस इमेज को छू रहे हैं और ये एकदम प्लेन है, तो ये प्लेन मिरर हो जाएगा। अगर ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है, अगर ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, छूने पर ये अंदर दबा हुआ महसूस हो रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर है। क्योंकि छूने पर जब आप इसे कॉनकेव मिरर को ऐसे छुएंगे तो वो आपको अंदर दबा हुआ महसूस होगा। अगर आपने इसे छुआ और आपको उभरा हुआ महसूस हो रहा है तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो इस तरह से मिरर से रिलेटेड ये टॉपिक्स भी हो गए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और टाइम टू टाइम जो भी आपके अपडेट्स है, क्वेश्चन है, पूछते रहिए। न्यूमेरिकल भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे, मुझे आपके क्वेश्चन आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।